नमस्कार, NIOS गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय अनुरागी। आइए आज हम चर्चा करते हैं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, जिसका मसौदा अभी प्रस्तुत किया गया है। इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षकों और छात्रों के लिए ऐसे कौन से विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके लिए जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था, जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उसके बाद 1986 में 20 वर्षों के बाद राजीव गांधी के शासनकाल में इसको लाया गया। 1992 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में इसमें कुछ संशोधन किए गए। 2005 में मनमोहन सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए। उसके बाद 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीन प्रावधान या नवीन शिक्षा नीति को लाने का संकल्प लिया, उसको मसौदा तैयार करवाया, उसको प्रस्तुत किया। और हम देखते हैं कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज हम लोगों के बीच में एक मसौदे के रूप में तैयार है और जिसका हम लोगों को अध्ययन करना है। और अगर इसमें अभी सरकार के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं कि कोई बिंदु ऐसा है जिस पे आप लोग सुझाव देना चाहते हो, तो उसमें अभी आप सुझाव दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पुरानी शिक्षा नीति और नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें विशेष अंतर क्या है। तो सबसे हम लोग पहले समझते हैं कि जो हमारी पूर्व की शिक्षा नीति थी, जो अभी वर्तमान में चल रही है, जिसको कि हम लोग 10+2 कहते हैं, यह 10 जो है कक्षा 1 से लेकर के 10 तक शिक्षा कहलाती थी, स्कूली शिक्षा कहलाती थी। और इस स्कूली शिक्षा के बाद जो +2 था, जिसमें 11th और 12th क्लास के बच्चे अध्ययन करते थे, जिसका एज ग्रुप 16 से 18 था। प्रारंभिक जो कक्षा 1 से 10 था, उसमें 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके पूर्व अर्थात 6 वर्ष के पूर्व बच्चों पर की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन नवीन शिक्षा नीति जो है, इसमें जो नया मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो नया मॉडल बनाया गया है, वह है 5+3+3+4। अर्थात प्रारंभिक के 5 वर्ष जो हैं वह बच्चे 3 वर्ष आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बालवाड़ी में देंगे और अगले 2 वर्ष जो हैं वो कक्षा 1 और 2 में देंगे। और उसके जो अगले 3 वर्ष हैं वो कक्षा 3, 4 और 5 में अध्ययन करेंगे। एज ग्रुप यहाँ दिया हुआ है कि स्टार्टिंग जो 3 ईयर से हमारे बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति बन जाएगी। कक्षा 3 से जो बच्चा है वो आंगनवाड़ी में प्रवेश पा सकता है। 3 से 6 वर्ष तक वो वहाँ रहेगा। 6 से 8 वर्ष तक वो कक्षा 3, 4 और 5 पढ़ेगा। और 6, 7, 8 जो है वो पढ़ेगा 8 से 11 वर्ष की उम्र के बीच में। और 11 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में वो क्लास 6, 7, 8। और उसके बाद जो +4 है लास्ट का, वह है 9, 10th और 11, 12th। इसका जो एज ग्रुप है वो 14 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक है। इसके बाद इस शिक्षा नीति में जो मुख्य बिंदु है वह है तकनीकी शिक्षा और भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, साथ ही साथ दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा को सुगम बनाने के लिए नवीन तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है। इसके साथ हम जानेंगे कि इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में MHRD के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा। इस स्कूली शिक्षा में मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा का हमें अध्ययन करना है। यह 4 पार्ट में डिवाइडेड है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन हमें मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा का अध्ययन करना है। इसमें हमें
प्रारंभ बाल्यावस्था की देखभाल, बुनियादी साक्षरता, ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा क्या है, स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा क्या है। जो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों में शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में इसका विभाजन किया गया है। प्रथम जो 3 वर्ष हैं, कक्षा 3 ईयर्स से लेकर के 6 ईयर्स का जो बच्चा होगा वह आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसको कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नाम से जाना जाएगा, ECCE। इसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ECCE जो है मैं मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी और बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। अर्थात जो बच्चा होगा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, उसको खेल के साथ साथ गतिविधि कराते हुए और खोज को शामिल करते हुए इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी कि बच्चे को किसी प्रकार से किसी बस्ते का बोझ ना हो। खेल खेल में बच्चा पढ़ना लिखना, खेलना कूदना और उठना बैठना सीख सके। इसके साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों या शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। अर्थात इसमें जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कद बढ़ जाएगा, उनको शिक्षकों की भांति ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो होंगी वो NCERT पैटर्न पर जो विकसित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो 10+2 अर्थात 12th पास आउट आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं उनको ECCE के माध्यम से 6 महीने का प्रमाण पत्र कोर्स कराया जाएगा, और जो 10+2 अर्थात 12th क्लास से कम पास आउट आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं उनको 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। और बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के माध्यम से वो किस तरह से बच्चों को शिक्षित करें, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ECC जो है कुछ चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं में किया जाएगा। तो आदिवासी जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ आंगनवाड़ी की जगह आश्रमशालाएँ चलती हैं, और वहाँ पर आश्रमशालाओं के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा या उनको पढ़ाया जाएगा। दूसरा जिसमें जो मुख्य बिंदु है वह है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक जो कि स्थानीय भाषा में पारंगत हैं उनको नियुक्त किया जाएगा और विशेष रूप से स्थानीय भाषा में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में जो शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात है, पीपल टीचर्स रेशियो का जो है वो 30:1 अर्थात 30 छात्रों पर 1 अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। और जहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे जहां पर हैं, जहां पर उनकी अधिकता है, ऐसे स्कूलों में, ऐसे क्षेत्रों के स्कूलों में जो शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात है वह 25 छात्रों पर 1 शिक्षक को नियुक्त किए जाने का प्रावधान रखा गया है। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग अर्थात दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज शेयरिंग मीन्स दीक्षा का फुल फॉर्म है ये, पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों लाभान्वित होंगे। दीक्षा पर वो अपना अध्ययन कर सकेंगे, शिक्षक भी अपने ज्ञान को दीक्षा के माध्यम से उनके मॉड्यूल्स का अध्ययन कर सकेंगे और अपना ज्ञान को अर्जन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर विषय चुनाव में लचीलापन अपनाया जाएगा, अर्थात विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यार्थियों जो माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं 9-10, इन छात्रों को अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलेपन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे, अर्थात यह शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी ले सकते हैं या इन विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरी जो इसमें मुख्य विशेषता है आज, जो इसमें प्रावधान है, वह है भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर इसमें बल दिया गया है। साथ ही साथ इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। तो इसमें जो मातृभाषा है, इसमें मातृभाषा कक्षा 8 और इससे आगे भी का सुझाव है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको मातृभाषा को कक्षा 8 के बाद भी पढ़ाना है या कक्षा 8 तक पढ़ाना है। मातृभाषा के साथ साथ देश की अन्य जो भाषाएं हैं, विदेश की जो भाषा है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषा का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी मैंने बताया था ना आपको, ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक भाषा को पढ़ने के लिए दिया जाए या मातृभाषा में ही आपको सारा अध्ययन करना है। आपके पास भाषा चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी। अर्थात माध्यमिक स्तर पर बच्चा चाहे तो अपने देश की भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं को भी सीख सकेगा। उनके विषयों में विदेशी भाषाएं भी जुड़ जाएंगी, इनका अध्ययन भी वो कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में समझ सकें और उनको जान सकें। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, जिसे इंडियन साइन लैंग्वेज कहते हैं, को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भी भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जानी सुनिश्चित है। इसके साथ साथ फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड द प्राकृत। इसको स्थापित करने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विज्ञान को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से के रूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव भी इसमें दिया गया है। चौथा जो इसका पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वह है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े कुछ सुझाव। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि पर के विकास का बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। इसके साथ हम देखेंगे कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें के साथ साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। अर्थात अब स्टूडेंट जो है, अब हमारा जो छात्र जो है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इंटर्नशिप भी प्राप्त कर सकता है या उनके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT हमारी है,
के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा अर्थात नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। कक्षा 3, 5 और 8 स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। अर्थात अब जो परीक्षाएं होंगी वो कक्षा 3 के स्तर पर, 5 के स्तर पर और 8 के स्तर पर परीक्षाएं ली जाएंगी। साथ ही साथ 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। छात्रों के लिए समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को भी शामिल किया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को भारत सरकार समाप्त करना चाहती है। नवीन शिक्षा नीति में कोचिंग कक्षाओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किए जाने पर बल दिया जाएगा। साथ ही साथ छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र का गठन किया जाएगा जिसको नेशनल असेसमेंट सेंटर कहा जाएगा। इसकी स्थापना की जाएगी और छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का भी विकास किया जाएगा। अगला इसमें जो बिंदु है वह है शिक्षण प्रणाली से जुड़े कौन कौन से इसमें सुधार हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय के लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। इसको आप समझ लीजिए कि अब हमारे जो टीचर्स हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है अब उनका जो प्रमोशन है उनकी पदोन्नति है वह उनकी सीनियरिटी के आधार पर नहीं बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन की आकलन के आधार पर की जाएगी। उनका कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा, उसका एक चार्ट तैयार किया जाएगा। और इसके साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अर्थात नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का भी विकास किया जा रहा है। किस प्रकार से शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति सजग रहे, उसमें कैसे वो ट्रेंड हो, इसके लिए NPST का भी गठन किया जाना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का भी विकास किया जाना है। 2030 तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री होगी वो 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अभी 1 वर्षीय पूर्व में B.Ed कर रखा है वो या 2 वर्षीय B.Ed किया हुआ है वो जो अभी तक कर चुके हैं वो सब मान्य होंगी। लेकिन अब आने वाले वर्षों में 2030 तक सभी जगह 4 वर्षीय B.Ed डिग्री का होगा जो कि इंटर के बाद छात्र कर सकेंगे। आफ्टर 12th क्लास पास आउट के बाद उनको 4 वर्षीय जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक की गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 4 वर्षीय B.Ed जिसको एकीकृत B.Ed डिग्री कोर्स कहा जाएगा उसको लागू किया जाएगा। शिक्षक जो हमारे हैं, शिक्षकों का महत्व इसमें बहुत अधिक दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित कर शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाएगा। अभी तक देखा जाता है कि कोई भी शिक्षण व्यवसाय को नहीं चुनता है। शिक्षण व्यवसाय चुनने का जो प्रावधान है वह सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, PCS और ना जाने ऐसी कितनी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं जिसको लोग पहले चयन करते हैं। उसके बाद में चयन करते हैं शिक्षक का कि जब कोई नौकरी नहीं लगी तब आकर के वो शिक्षक व्यवसाय का या शिक्षण व्यवसाय का चयन करते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए, उसके भाव को पुनर्जीवित करने के लिए अब ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाना है जो शिक्षण को एक आदर्श भाव के साथ, सम्मान के भाव के साथ इसमें शामिल हों और अपने इस व्यवसाय से जुड़ें। शिक्षकों और समुदाय के बीच संबंध बने रहें जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रावधान बनाया है। अर्थात अब स्थानांतरण प्रक्रिया पर, शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाई जाएगी। अनावश्यक रूप से शिक्षकों का स्थानांतरण
अब नहीं होगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में, चाहे वो बुनियादी हो, प्रारंभिक हो, मिडिल हो या माध्यमिक हो, शिक्षकों को शामिल करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी सभी के ऊपर लागू की जाएगी। जो भी शिक्षक बनना चाहता है, डिग्री करने के बाद यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक सबसे पहले टीईटी परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसको उनको पास करना आवश्यक होगा। शिक्षण के प्रति जोश उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। अर्थात अब शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 4 वर्ष की डिग्री करनी है, उसके बाद आपको टीईटी करना है, टीईटी करने के बाद आपका साक्षात्कार होगा और साथ ही साथ आपको कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन कभी करना होगा। उसके बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। या इसके साथ ही साथ विद्यालय के छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या अन्य कोई विषय जहां स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में भी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात उनको भी शिक्षकों के रूप में, विशेष शिक्षक के रूप में रखा जा सकता है। हमारे जो सेवाकालीन शिक्षक है, अर्थात जो सर्विस कर रहे हैं, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। शिक्षकों का ज़्यादातर समय गैर शैक्षणिक गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षकों को ऐसे कार्य जो शिक्षक से सीधे संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात अब शिक्षकों को टीचिंग के अलावा अन्य अनावश्यक कार्य, पशुगणना या कोई अन्य कार्य सरकार द्वारा पहले सौंप दिए जाते थे, वो अब नहीं सौंपे जाएंगे। यहाँ तक कि उन्हें मिड डे मील कार्यक्रम से भी दूर रखने का प्रावधान इसमें किया गया है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो। अर्थात कोई भी अध्यापक कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि विद्यार्थियों के सीखने में बढ़ोतरी होती है, उनकी लर्निंग पावर बढ़ती है, तो इस तरह से ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा ग्रहण करके विद्यालय में शिक्षक बन गया है, अब वो आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। अब उसको आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोई भी नवाचार करने के या नवाचार को सीखने के लिए उसको अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद जो इसका मुख्य बिंदु है वह है सतत व्यावसायिक शिक्षा, अर्थात कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी जिसे कहते हैं। इसके तहत स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों को पेश किया जाएगा। अब ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षकों की मॉनिटरिंग होगी, उनका व्यावसायिक विकास किया जाएगा। इसमें दीक्षा का एक मॉडल सरकार के द्वारा तैयार कर लिया गया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जुड़ सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा होगी कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। अर्थात प्रत्येक टीचर को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से या अन्य कोई पोर्टल के माध्यम से कम 50 घंटों का अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित करना होगा अपने व्यावसायिक विकास को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा स्कूल के जो प्रधानाचार्य होंगे, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को विकसित करने के लिए एक मैनेजमेंट कार्यशाला में प्रतिभाग करना भी आवश्यक होगा। तो दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके चूंकि 4 पार्ट हैं, इसमें हम लोगों ने अभी सिर्फ इसका प्रथम भाग जो है स्कूली शिक्षा का है उसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आपको उच्चतर शिक्षा और इसके अन्य जो प्रावधान हैं उसके बारे में आपसे अवगत होंगे, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।